जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आशीर्वाद इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से यह श्रृंखला आपके लिए आज इतिहास की अगली कड़ी है, जिसमें हमें आज महाजनपद के बारे में, उनके उत्थान के बारे में, इनसे संबंधित जो भी है अध्ययन करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, महाजनपद और उसकी राजधानी याद करने का इसके शॉर्ट ट्रिक है, जिसमें इसमें काशी, वाराणसी, सुरसे, मथुरा, उसके बाद आवत, उज्जैन, कुश, मलिका, श्राव कोश में गदगड़े, विराट मठ, कुरु, इंद्र, अहि पंच पोटेले, अहि पंच पोटले, अस्मक, काम्बोहाट की छेदी शक्ति, वैश्य बजे चंपा के अंग, वस्त्र को तक्षय गंधारी। महाजनपद, उनकी राजधानी, महाजनपद राजधानी काशी, वाराणसी, यह राजधानी थी काशी। देखिएगा पहले काशी, सूरसेन, अवंती, मल्ले, कौशल, मगध, स्टार मार्क कर लीजिए, मगध, मत्स्य, कुरु, पांचाल, अस्मक, कंबोज, चेदी, वज्जे, अंग, वत्स, गांधार। इन सब में अगर बात करते हैं, मगध को हमने स्टार मार्क किया है, ध्यान दीजिएगा। काशी की राजधानी वाराणसी, सूरसेन, मथुरा, आज वर्तमान में जो मथुरा है यूपी में, अवंती, उज्जैन एमपी में, उसके बाद मल्ले, कुशावती, कौशल, श्रावस्ती, मगध, राजगिरी, मत्स्य, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, यह सारी इनकी राजधानियां हैं, जो हम लोग कैपिटल देखते हैं। पांचाल, अक्षिछत्र, अस्मक, पोटली, कंबोज, हाटक, चेदी, शक्तिमती, वज्जी, वैशाली, अंग, चंपा, मत्स्य, कौशाम्बी, गांधार, तक्षशिला, यह गुजरात वाला पोर्शन था, ध्यान दीजिएगा। वज्जी, वैशाली, मगध, राजगिरी, आज का राजगीर, आज का राजगीर। यह जो आप राजगीर देखते हैं, यह राजगीर देखते हैं, यही पटना से लमसम 150 किलोमीटर की इसकी दूरी है। तो यह सबसे समृद्ध राज्यों में मगध में आता था, और इसका कारण था कि वहाँ सिंघू क्षेत्र होने के कारण वहाँ हाथी वगैरह भी आसानी से मिल जाते थे, लोहे वगैरह के भी वहाँ से आसानी से मिल पाए, जिसके कारण से यह समृद्ध हुई और इसमें इसकी सबसे शक्तिशाली शक्ति के तौर पर यह उभर करके इन महाजनपदों में सामने आई। वज्जी, वैशाली, थोड़ा इसके बारे में यहाँ देख लीजिएगा। यह जो वज्जी वैशाली है, यहाँ महावीर का भी जन्म हुआ था, महावीर का भी जन्म हुआ था यह, और सबसे पहला लोकतंत्र भी आपको वैशाली में मिलता है, देख इसके बारे में। और यह लगभग 50 साल पहले, यह लगभग 50 साल पहले मुजफ्फरपुर का पार्ट था। 50-55 साल बाद यह मुजफ्फरपुर से जिला अलग होकर के वैशाली बनती है। अंग, चंपा, वत्स, कौशाम्बी और गांधार, तक्षशिला। चलिए, यह महाजनपद है, इनको आप देखते रहिए। भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, और इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी मिलती है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, और सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित शहरों के लिए प्रचलित है। और यहाँ भवनों के निर्माण, जो आप बिल्डिंग वगैरह देखते हैं, भवनों के निर्माण की कच्चे तथा पक्के दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ ईंटों के प्रयोग किया गया था। जब आप 11th-12th में पढ़े होंगे या पढ़िएगा उसकी बुक, तो आपको पता चलेगा ईंटों के साइज सब अलग अलग थे। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई, और अर्नेस्ट मैके एवं जॉन मार्शल इसके समर्थक थे कि उन्होंने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, बाढ़ के कारण या सूखा पड़ने के कारण वह नष्ट हुई। लेकिन अभी तक सही प्रमाण इसके नहीं मिल पाए हैं कि यह किस कारण से अपने अस्तित्व को खो दी, और इतनी सुदृढ़ और इतनी समृद्ध सभ्यता इतनी आसानी से नष्ट हो गई। अब वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं,
वैदिक काल में ये हमने देखा महाजनपद और उसकी राजधानियां हमने देखा। अब वैदिक काल में देखते हैं, वैदिक काल दो भागों में बांटा गया था, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसमें ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी से यानी बीसी इसको बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 के आसपास ही आप देखते हैं जो लोहे वगैरह थे, ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक, और 1000 में ही लोहे वगैरह इन सब चीजों का उत्तर वैदिक आविष्कार हुआ। और उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा ईस्वी तक, यहाँ आपको ईसा पूर्व तक आपको देखने को मिलता है। यह दोनों काल को बांटा गया है, 1000 और 1000 से लेकर के 6000 तक, 600 तक। ठीक है, 1000 से 600 तक। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, उदार, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र आदि। जो आर्य अपने आप को ऊंची नस्ल वाले मानते थे उसके बारे में। फिर मैक्स मुलर ने अपने पुस्तक में लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस में आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया के बारे में इसने कहा है। और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। जो वैदिक सभ्यता थी वे वैदिक काल जो पढ़ रहे हैं उसी में वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। और ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। और इसका उल्लेख आपको वेदों में देखने को भी इसका उल्लेख आपको मिलता है। आर्यों के 5 कबीले थे। दर्पण तू याद आना, याद करने के लिए है दर्पण तू याद आना। दर्पण तू याद आना, दर का मतलब दर्यु, पर का मतलब पुरु, और तू का मतलब तुर्वश्य, और याद का मतलब युद्ध यदु, और आना का मतलब अनु। इसमें क्या हुआ, द्रह्यु पुरु तुर्वश्य यदु अनु। आर्यों के 5 कबीले थे, पुरु, यदु, तुर्वश्य, वायु, उसके बाद दह्यु और अनु। कबीले का मतलब होता है कि एक छोटा सा मान के चलिए एक कबीला है जिसमें 100-200 परिवार है, उसका एक मुखिया हो गया, उसी तरह से इसके कबीले हो गए उस समय। अब इसकी आकार 5000, 2000, 1000 जैसी भी हो रही होगी, हम लोग तो थे नहीं। आर्यों के 5 कबीले थे, देख लिया हमने। ऋग्वैदिक भारत का राजनीतिक ढांचा क्रम से केजी 20 जरा, याद करना केजी 20 जरा। केजी का के का मतलब कुल, जी का मतलब ग्राम, 20 का मतलब विश्व, और ज का मतलब जन, और रा का मतलब राष्ट्र। ऋग्वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई कुल थी, सबसे छोटी इकाई कुल थी या परिवार होती थी। और परिवार का मुखिया पिता होता था। आज भी आप देखते हैं कि घर में आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें पिता को मुखिया माना गया है, दादाजी है उनको माना गया है। अंततः ऋग्वैदिक समाज प्रतिशतात्मक यानी पैट्रियार्की सोसाइटी की बात करता था, यानी यह पिता की सत्ता को महत्व देता था। ऋग्वैदिक कालीन लोगों को मुख्यतः भोज्य पदार्थ, यानी याद करने का तरीका है आरजे राहुल जयकर। इसमें आर का मतलब राइस और चावल, और जे का मतलब जय, यह भोज्य पदार्थ इनके मुख्य खाने पीने की वस्तु थी। तो हमने देखा ऋग्वैदिक कालीन लोगों का मुख्य भोज्य पदार्थ जो कि फूड आप देखते हैं आज के समय में पिज्जा बर्गर हो गया है, उस समय यह चावल था और यह जौ था जिसको जय भी बोलते हैं, यह उसके साक्ष्य मिले हैं। तो यह कक्षा पुनः इतना ही पे आपकी समाप्त होती है। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।